नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो क्लास है जहां सबकी क्लास लगती है। यहां हम खबर की इतनी गहराई में आपको लेकर जाते हैं कि जब न्यूज की पाठशाला से आप निकलते हैं तो इतनी गारंटी रहती है मेरी कि उस खबर के मास्टर होंगे आप। हर सवाल का जवाब आपके पास होगा। ये न्यूज का फैमिली शो है जो पूरे परिवार को देखना चाहिए, क्योंकि खबर सबके हिसाब से है और सबके लिए है, सबको समझ में आए ऐसा भी हिसाब है। एक साथ देखिएगा तो मजा भी आएगा और खबर समझ में भी आएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पाठशाला में अटेंडेंस सबकी लगनी चाहिए, क्लास बंक करना अलाउड नहीं है और पीछे बैठकर खेलना भी अलाउड नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो आज की पाठशाला में अफगानिस्तान पर स्पेशल क्लास लगाने जा रहा हूं। अफगानों की किस्मत में तालिबान लिखने वालों की आज क्लास लगेगी। यहां डालिए जरा, आज आपको बताऊं कि क्या क्या है आज की क्लास में। 20 साल की लड़ाई 20 दिन में हारने वाला सीक्रेट खेल भी आपको समझाएंगे। तालिबानियों की अंगूठा काट और अंगूठा छाप हिस्ट्री का चैप्टर खोलूंगा। आपको बताऊंगा कि तालिबान का चैप्टर क्या कहता है, यूएस का चैप्टर क्या कहता है, क्या क्या तालिबान का मतलब है और क्या क्या हुआ है। एक एक चीज, सिर्फ तालिबान वहां घुस गया अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, सिर्फ ये बताकर नहीं निकलेंगे, पूरी खबर आपको समझाएंगे। लेकिन पूरी खबर समझाऊं, हिस्ट्री का चैप्टर खोलूं, ज्योग्राफी का चैप्टर खोलूं, इस तालिबान का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखूं, उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कुछ तस्वीरें कि आज के हालात क्या हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं पीछे, ये कोई भारत में कोई बस नहीं है जिसमें लोग चढ़ रहे हैं, कोई ट्रेन भी नहीं है। ये काबुल में एक प्लेन है जो उड़ने वाला है और उसमें घुसने के लिए मारापीटी चल रही है। ये उस प्लेन में घुसने की तस्वीर आप देखिए, कैसे लोग लटक गए। ये आप कभी प्लेन से जाते हैं तो अंदर 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 जाते हैं, इनको अंदर का मौका नहीं मिला तो बाहर से ही चढ़ गए। इनको लगा यहीं से चढ़ो, घुस जाओ, को पता नहीं अंदर उधर से रास्ता मिले ना मिले, और अंदर जो है उधर अलग भीड़ है। ये भाई गिरा जा रहा है। ये इस वक्त वहां के हालात हैं कि जो प्लेन वहां से उड़ रहा है उसमें लोग किसी भी तरीके से लटक जा रहे हैं। आपने कभी आज तक प्लेन में लोगों को लटके हुए देखा है? आपको प्लेन में लटकती हुई तस्वीरें भी दिखाऊंगा लोगों की। काबुल एयरपोर्ट पर क्या हो रहा है आप इस तस्वीर को देखिए जरा। ये एयरफोर्स का विमान जब चलता है, साथ साथ लोग दौड़ रहे हैं। यहां लोग चक्के पे चढ़े हुए हैं भाई। भारत में गाना बनाया गया, चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी। किसी को नहीं पता था कि चक्के पर सवारी ये प्लेन के लिए लोगों को देखना पड़ेगा। ये हालात हैं और बहुत दर्दनाक हालात हैं कि लोग इस तरीके से चढ़कर प्लेन पर किसी तरीके। मुझे एक मेरे मित्र ने भेजा ग्रुप में और बोला कि अरे ये तो नकली हो सकता है, फेक हो सकता है, ऐसे कोई दौड़ेगा प्लेन के साथ? दौड़ रहे हैं लोग। ये हो रहा है अफगानिस्तान में। और ये तस्वीर देखिए कि जो चक्के पे चढ़कर चला गया था वो भाई गिर गया, मौत हो गई। सोचिए वहां से निकलने के लिए क्या हालात बने हुए हैं। लोग प्लेन को पकड़कर उसके साथ उड़ गए और वहां से उड़ते उड़ते कितनी देर पकड़े रहेंगे भाई, गिर गए और उसके बाद यह हादसा हो गया। और आपको एक तस्वीर और जो दिखा रहा हूं यहां पर, इसमें देखिए ये एक भाई गिरता हुआ दिख रहा है। 2 लोग ऐसे गिरे हैं, 2 लोग, दोनों की मौत हो गई है। यह तस्वीर आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा कि एक प्लेन चला जा रहा है, यहां नोएडा 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 करते हुए जैसे बस जाती है वैसे प्लेन जा रहा है, लोग साथ साथ दौड़ रहे हैं। वो तस्वीर दिखाइए कि कैसे लोग जो है वो एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए दीवार फांद फांद के जा रहे हैं। वो भी तस्वीर आई। ये कैसे लोग चढ़े हुए हैं उसकी तस्वीर है। ये दीवार फांद कर लोग गए, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर वहां कैसे जाएंगे, सिक्योरिटी होगी, तो दीवार फांद कर अंदर चले गए। ये अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति है। कुछ लोग प्लेन के टायर में लटक गए, गिर गए तो उनकी मौत हुई है। ये कितना भयावह है आप सोचिए। लेकिन अब आपको बताता हूं कि अफगानिस्तान का यह हाल क्यों है। क्योंकि तालिबान ने कब्जा कर लिया। प्रेसिडेंट हाउस में तालिबानी जाकर घुसकर बैठ गए। जैसे अपने यहां प्रेसिडेंट हाउस है और यहां आपको मुगल गार्डन देखने के लिए जाने को मिलता है। ये इन तस्वीरों को देखिए कैसे ये भाई लोग जो है ये वहां पर गए हैं और ये बंदूक ले लेकर, ये देखिए बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर ये वहां बैठ गए। यहां सामने बंदूक रखी हुई है, इसको लेकर अपना बैठ गए भाई लोग। ये यहां देखिए बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर ये प्रेसिडेंट हाउस के अंदर चले गए।
कब्जा कर लिया, और जो दोहा में इनके पॉलिटिकल चीफ बैठे हुए वो सब देख रहे हैं। लेकिन अब आपको ये तस्वीरें तो आप हर जगह देख रहे हैं, कमोबेश इसी तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं और आपको जानकारी भी मिल रही है। लेकिन अब आपको इसमें तालिबान की हिस्ट्री का चैप्टर खोलकर बताता हूं कि ये जो मौजूदा हालात हैं, इस हालात तक पहुंचने के लिए रास्ता बना कैसे, और क्यों लोग तालिबान को देखकर इतना घबरा गए हैं कि प्लेन के टायर पर लटक कर उड़ जा रहे हैं कि किसी तरीके से यहां से ले चलो। इतनी घबराहट क्यों है, यह अभी आपको समझाता हूं। और इसके लिए आपको हिस्ट्री का चैप्टर खोलकर बताता हूं कि क्यों इतना दुनिया डर रही है तालिबान से, अफगानी डर रहे हैं तालिबान से। इसके लिए आपको इतिहास जानना जरूरी है। सबसे पहले आपके सामने इतिहास रखता हूं तालिबान का। 1994 में कंधार में तालिबान की शुरुआत हुई। कंधार से शुरुआत होती है 1994 से। वहीं पर जो है इसकी नींव पड़ती है तालिबान की। अब्दुल गनी बिरादर जो इसका को फाउंडर है, जो अभी मैं कह रहा था पॉलिटिकल हेड जो बैठ के देख रहा है, उसने 1994 में इसकी नींव रखी और पॉलिटिकल हेड बना। 1996 यानी 2 साल बाद कंधार से निकलकर इन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल पर कब्जा सिर्फ 2 साल के अंदर। और 1998 तक 1998 यानी 4 साल आते आते पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ चुका था। मतलब सिर्फ 4 साल के अंदर पूरा कब्जा हो गया। 94 से लेकर 1998 के बीच में सारा खेल हो गया। और इनसे डरने की जो आपको वजह बता रहा हूं कि लोगों में खौफ क्यों है, वो एक एक करके आपको बताता हूं। जरा इस तस्वीर को देखिए। 1996 में जब तालिबान सत्ता में आ गई, ये पहली बार नहीं है, इसी तरीके का ड्रामा ये पहले कर चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये तस्वीर आपको ब्लर करके दिखा रहा हूं क्योंकि आप तस्वीर देख नहीं पाइएगा। तब जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे नजीबुल्ला, उनको मारकर लैंप पोस्ट पर टांग दिया। ये लैंप पोस्ट है, आसपास भीड़ खड़ी है, ये भाई यहां पर खुशी मना रहा है और इनको मारकर काट, और इनके जो शरीर के हिस्से थे वो काट काट करके मुंह में इनके डाल दिया। इतना निर्दयी है तालिबान, इसीलिए लोगों की हालत खराब है कि भाई ये फिर आए हैं, फिर क्या करेंगे। 1996 में जब इन्होंने काबुल पर कब्जा किया तो उस कब्जे की लड़ाई में काबुल तबाह हो गया, पूरी तरीके से बर्बाद। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये काबुल 1996 का आपको दिखा रहा हूं। 50,000 लोग मारे गए जब ये वहां घुसे थे। और तालिबान का राज आने के बाद क्या हुआ, तब उस वक्त जब बात कर रहा हूं 1996 की, तब मुल्ला उमर, ये मुल्ला उमर की तस्वीर है, मुल्ला उमर के हाथों में तालिबान था। और मुल्ला उमर ने क्या किया कि 500 इस्लामिकों को बुलाया, इस्लामिक स्कॉलर को, कि आओ भाई जरा देखे तुमसे बात करके, जरा यहां पर अब हम आ गए हैं, हम अफगानिस्तान में तालिबान का राज चलाएंगे, तो हम तुमसे मंथन करते हैं। 3 दिन मंथन किया और 14 पेज का एक ड्राफ्ट तैयार किया। और उस ड्राफ्ट में क्या लिखा इस सुप्रीम लीडर ने, कि आपको यह दिखाता हूं उस ड्राफ्ट में क्या था। तालिबान का जो ड्राफ्ट था, सुप्रीम लीडर जो होगा तालिबान का, उसमें इन्होंने तय कर दिया कि वो महिला नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष हो सकता है। ये स्कॉलर्स ने मिलकर तय किया। और उसका सुन्नी मुसलमान होना जरूरी होगा, शिया नहीं हो सकता, सुन्नी होना उसका जरूरी होगा। एक इस्लामिक काउंसिल बनेगी, यह भी उसमें लिख दिया गया। सब कुछ धर्म के आधार पर था और कुछ था ही नहीं। और तालिबान की सारी जो है वो सारी नींव जो है वो धर्म के आधार पर है। यही काउंसिल जो है वो पॉलिसी बनाएगी, जो भी कानून बनेगा वो शरिया के अनुसार होगा। तो ये विद्वानों ने तय किया कि कोई महिला के लिए जगह नहीं, सब पुरुष रहेंगे और सब सुन्नी रहेंगे। और जब तालिबान उस वक्त सरकार में आए, 1996 से 2001 तक ये सत्ता में रहे, वहां पर राज किया, तो इन्होंने शरिया के हिसाब से बैन क्या क्या कर दिया वो आपको दिखाता हूं। अभी देखिए, आप सोचिए, अभी राहुल गांधी का एक ट्विटर अकाउंट बैन हुआ था, देश भर में कोहराम मच गया। लेकिन यहीं इस देश में कुछ लोग तालिबान के राज में खुश हो रहे हैं। उनको अभी बताता हूं कि क्या क्या तालिबान बैन कर देता है, तब वो आज रात में सोएंगे तो ऊपर वाला का शुक्रिया अदा करेंगे कि मैं इंडिया में रहता हूं। अभी आप नोट कीजिए, देखिए मैंने लिखता हूं क्या क्या बैन किया था इन्होंने। टीवी बैन, टीवी नहीं देख सकते। म्यूजिक बैन, कोई गाना नहीं सुन सकते। सिनेमा, कोई फिल्म देखना अलाउड नहीं, सिर्फ इनका जो नाटक चल रहा है वो देखिए। वीडियो नहीं देख सकते, वीडियो नहीं बना सकते, सब बैन। गाना,
डांस सब भूल जाइए, गाना और डांस तक बैन। मतलब जीवन आपका खत्म, कोई मजा मस्ती कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत जब फिल्म नहीं देखेंगे, म्यूजिक नहीं देखेंगे, सिनेमा नहीं देखेंगे तो नाचेंगे किस पे? फोटो, अच्छा अभी ये भी बताऊंगा कि ये सब करेंगे तो क्या सजा मिलती थी, वो भी बताऊंगा। फोटो खींचना बैन। इंटरनेट, मतलब दुनिया में ये सब कुछ चल रहा है, ये सब आप देख लेंगे तो दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे, बैन कर दो इसको। चुनाव बैन, कोई इलेक्शन नहीं होगा, हम यहां के माई बाप हैं, हम ही माई बाप रहेंगे, तालिबान का राज है। चुनाव बैन। न्यू ईयर की पार्टी अगर सोचिएगा कि चलो नया साल आया मना लेते हैं, न्यू ईयर की पार्टी बैन। लेबर डे बैन। तुम गुलामी हो तो लेबर डे क्या मनाओगे भाई, तुम लेबर ही हो। कम्युनिस्ट मनाते थे इसलिए इसको बैन कर दिया। अच्छा इसके बाद कपड़े जो हैं, तंग कपड़े बैन। इस्लाम छोड़ के दूसरे धर्म में जाना, इस्लाम छोड़ना बैन। गैर इस्लामिक नाम रख लिए, मान लीजिए आपका मन किया कि मेरा बेटा जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, इसका नाम कुछ और रख देते हैं, सोनू वोनू कुछ रख दीजिए, बैन। गैर इस्लामिक नाम नहीं रख सकते, सुशांत नहीं रख सकते भाई आप, आपका दिल करे कि अरे बड़ा अच्छा एंकरिंग कर रहा है, इसी का नाम रख देते हैं बेटा का, नहीं रख सकते आप। टीवी बंद, म्यूजिक बंद, सिनेमा बंद, वीडियो बंद, गाना डांस बंद, फोटो बंद, इंटरनेट बंद, चुनाव बंद, न्यू ईयर पार्टी बंद, लेबर डे बंद, इस्लाम छोड़ना मना, गैर इस्लामिक नाम रखना मना। क्या जिंदगी थी? सब कुछ बंद कर दिया। यह तालिबान का राज होता है, इसलिए लोग बाप बाप करके वहां से भाग रहे हैं कि अगर ये फिर आगे तो क्या होगा। और महिलाओं के व्यवहार पर, महिलाओं से तो इतनी दुश्मनी आप सोच नहीं सकते कि महिलाओं के व्यवहार पर 29 तरीके की पाबंदी लगाई उन्होंने। 10 साल से ऊपर की लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। 29 तरीके की पाबंदियों में से पहला आपको बता रहा हूं, 10 साल से बड़ी लड़की स्कूल नहीं जाएगी। महिलाएं दफ्तरों में काम नहीं कर सकती। अरे क्या है भाई, क्यों नहीं कर सकती? बिना पुरुष सहयोगी के बाहर नहीं निकल सकती। मतलब महिलाओं को तो ये लोग कुछ समझते ही नहीं है। उसके बाद देखिए, पुरुष दुकानदारों से बात नहीं कर सकती, जाएंगी तो खरीदेंगी कैसे, कागज में लिख के देंगी। किसी पुरुष डॉक्टर से इलाज नहीं करा सकती, मरते मर जाइए लेकिन पुरुष आपको नहीं छू सकता। महिला परिवार के अलावा किसी दूसरे पुरुष से बात पर बैन है। महिला डॉक्टर बन नहीं सकती, अब पुरुष से इलाज करा नहीं सकती, तो क्या करें, मर जाएं भाई। आप 10वीं के बाद आप कह रहे हैं 10 साल से ऊपर की लड़की स्कूल नहीं जाएगी, तो डॉक्टर तो बनेगी नहीं, तो बनेंगे सारे पुरुष, और पुरुष बनेंगे तो पुरुष डॉक्टर से आप दिखा नहीं सकते, तो दिखाएं किससे? मतलब एकदम बंद दिमाग वाले लोग। दूसरे पुरुष से बात मत करो। महिलाओं के हील बैन कर दिए। हील तो छोड़िए, कौन ही पहनेगा जब यहां पे कील ठोक रखी है हर चीज पे, तो हील क्या पहनेगी? फैशनेबल फुटवेयर नहीं पहन सकते। अखबार, किताब, विज्ञापन में महिलाओं की तस्वीर नहीं हो सकती। टीवी, रेडियो सब बंद। पब्लिक फंक्शन में महिलाएं नहीं जा सकती, पुरुष जाएंगे खाली। मतलब महिलाओं को बस कमरे में बंद करो, घर में बंद करो और बच्चा पैदा करने की मशीन बनाओ। कोई भी जगह महिलाओं के नाम पर नहीं हो सकती। महिलाएं घर की बैल्कनी में खड़ी नहीं हो सकती। ये तालिबान है जिसको इस देश में कुछ प्रबुद्ध वर्ग लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि तालिबान से सीखना चाहिए कि कैसे आजादी ली जाती है। ये वो तालिबान है। आपको सुनना चाहिए कि हिंदुस्तान में कैसी हवा, खुली हवा में आप सांस ले रहे हैं और रह रहे हैं, क्योंकि यहां शरिया कानून नहीं है। पब्लिक प्लेस में हंसने पर पाबंदी, ऊंची आवाज में बात करने पर पाबंदी, यह तालिबान है। आपको आज ये सब सुनकर अगर अभी भी नहीं लगता कि आप भारत में जन्नत में रह रहे हैं, जन्नत है बॉस, ये जन्नत। और जिनको अभी भी रियलाइज नहीं होता उनका क्या कर सकते हैं फिर? आज सोने के पहले ना भगवान को शुक्रिया कीजिएगा कि मुझे इंडिया में पैदा किया, वहां अफगानिस्तान में नहीं किया। अगर जरा सा दरवाजा खुला हुआ है। महिलाओं के पहनावे पर 100 तरीके की पाबंदियां थी। सर से लेकर पांव तक एकदम ढक दीजिए, कोई जरा सा उंगली नहीं दिखनी चाहिए। पुरुषों की तरह तो कपड़े आप पहन ही नहीं सकते। ये सोचे कि भाई की जीन्स पहन लें, सवाल ही नहीं, तालिबान आपको वहीं काट देगा। कपड़े पतले नहीं होने चाहिए कि कहीं से शरीर का कोई अंग दिख जाए, हिस्सा दिख जाए, पता चल जाए। मोटे कपड़े पहनिए, गर्मी में मर जाइए लेकिन मोटे कपड़े पहनिए। कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए। परफ्यूम या कॉस्मेटिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। सोचिए, यह है तालिबान।
और इसीलिए लोग वहां से भाग रहे हैं। अब आपको बताता हूं कि कानून न मानने पर सजा क्या मिलती है। ये नहीं कि कह दिया फिर आप अपनी मर्जी से रेडियो सुनते हुए निकल गए और मजा कर रहे हैं, ये नहीं। नेल पॉलिश लगाने पर अंगूठा काट देते हैं ये लोग। सोचिए, नेल पॉलिश लगाया, अंगूठा ही काट दो कि जीवन में फिर नेल पॉलिश ही नहीं लगाएगी महिला। तालिबान लड़ाकों के लिए दासियां बना देते थे, सरेआम कोड़े से मारते थे अगर आपने सज कर आप बाहर निकल गए या इनमें से कोई नियम फॉलो नहीं किया। सरेआम पत्थरों से पीट पीट कर हत्या कर देते थे और कोई बोलने वाला नहीं था कि ये क्या कर रहे हो यार, जरा सी तो गलती है। अब वो भी गलती क्या है, तुमको लगता है इसलिए गलती है। चौराहे पर फांसी देते थे, जब प्रेसिडेंट को चौराहे पर फांसी दे दी तो महिलाएं क्या है, चोरी करने पर हाथ काट देते थे। यानी आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, आपको इनकी सब बात सुननी है, और नहीं सुनिएगा तो कभी उंगली काटेंगे, कभी हाथ काटेंगे, कभी गर्दन काटेंगे और कभी पत्थर मार के मार देंगे। दूसरी बार चोरी करने पर पकड़े गए आप अगर, तो आपका पैर काट देंगे। और आपको कमाल का किस्सा बताता हूं, इन लोगों की ये यहां से जो दरिद्रता है, जो जाहिलपन है, उसको समझिए कि तालिबान के हेल्थ मिनिस्टर का एक वाकया है। मुल्ला बलोच नाम का उनका एक तालिबान का हेल्थ मिनिस्टर होता था। उसने इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो है, जो लोगों की मदद करता है, उसको शिकायत की। अब मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि आप शिकायत गेस ही नहीं कर सकते। उसने इंटरनेशनल रेड क्रॉस से शिकायत यह की कि आप हमको सर्जन नहीं दे रहे हैं। तो उसने पूछा कि आपको सर्जन किस लिए चाहिए? तो बोला हमको सर्जन इसलिए चाहिए कि जिस पर चोरी का आरोप लग रहा है उसका हाथ सर्जन काट दे। मतलब आप सोचिए, आप सोच के आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि ये लोग सर्जन मांगते हैं किसी की जिंदगी बचाने के लिए, इनको सजा देने के लिए सर्जन चाहिए था। और वो सर्जन जब नहीं दिया गया कि इस काम के लिए सर्जन है, वो पढ़ाई किया इस काम के लिए कि आपका हाथ काटेगा, वो हाथ जोड़ने के काम आता है, तो उसने क्या कि ठीक है मत दो, मेरे तालिबान के लड़ाके काट देंगे। ये वहां का हेल्थ मिनिस्टर बोल रहा था, तालिबान का हेल्थ मिनिस्टर। तो सोचिए अभी सरकार बनेगी तो क्या होगा। तो लोग जो प्लेन के टायर पर चढ़ चढ़ के भाग रहे हैं, वो ऐसे नहीं भाग रहे हैं। अच्छा, अभी भी ये लोग कह रहे हैं, अब जब आए तो इनको पता चला कि भाई बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशान हो रहे हैं लोग, तो अब क्या किया जाए, इमेज सुधारना है, पिछले बार की तरह अगर हालत रही तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा कि महिलाओं की शिक्षा पर रोक नहीं लगाएंगे, महिलाओं को काम करने की आजादी दे देंगे, लेकिन महिलाओं को हिजाब पहन के काम पर निकलना होगा, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक बुर्का पहनिए तब निकलिए। बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, अपराध के खिलाफ जो सजा होगी वो कोर्ट तय करेगा, मीडिया को आलोचना करने का अधिकार होगा, लेकिन इस पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होगा। वो जो स्टार नहीं लगा देते वैसा, सब कुछ शरिया कानून के तहत ही होगा, इसमें किसी तरीके का समझौता नहीं होगा, लेकिन ये सब चीजें चेंज कर देंगे। अब आप बताइए कि आप किसी तालिबान पे भरोसा कर सकते हैं जिसका ऊपरी माला ही खाली हो और उसका आज कैरेक्टर कुछ है और कल कुछ है, वो वाली स्थिति हो। क्योंकि ये अभी बोल रहे हैं, सोचिए जब दुनिया देख रही है और अपनी इमेज चमकाने के लिए बोल रहे हैं कि हम सब बदल देंगे, और उसी वक्त ये बोलते बोलते कि महिलाओं के लिए जिंदगी जो है वो दुश्वार नहीं करेंगे, इन्होंने आते ही मीडिया का तालिबानीकरण कर दिया। इन्होंने मीडिया से बोल दिया कि महिला एंकर्स को ऑफ एयर कर दीजिए, कोई महिला नहीं पड़ेगी। मतलब अगर टाइम्स नाउ नव भारत इस वक्त अफगानिस्तान में चल रहा होता तो एडिटर इन चीफ नाविका कुमार नहीं हो सकती थी, उनको हटा देता कि जाइए नाविका जी घर जाइए। ये भाई साहब जो है ये न्यूज रीडर हैं। मतलब अगर मैं वहां होता तो मुझे भी ऐसे दाढ़ी पहन रखकर और ऐसे टोपी पहनाकर पढ़वाते। और नाविका जी, मीनाक्षी, पद्मजा जोशी सबको कहते घर जाओ भैया, तुमको अब नहीं पढ़ना है। अच्छा, न्यूज चैनल्स पर म्यूजिक नहीं चल सकता। जैसे अभी इस शो में अगर आप सुनेंगे गौर से तो म्यूजिक चल रहा है धीरे धीरे, ये म्यूजिक चल रहा है ना, ये म्यूजिक भी नहीं चल सकता। तालिबान के प्रवक्ता न्यूज एंकर बैठ गए। ये प्रवक्ता भाई साहब, इनको अपना एक मौका मिल गया कि चलो मैं ही न्यूज पढ़ देता हूं। तो पहले ही आप दिखा दे रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं और जो हो रहा है उसमें बहुत फर्क है। हेरात में महिलाओं को काम करने से रोक दिया। हेरात यूनिवर्सिटी की छात्राओं को बोला वापस जाओ, घर जाओ। अरे तुम एक तरफ कह रहे हो कि पढ़ाएंगे, दूसरी तरफ उनको घर भेज दे रहे हो। किसको बेवकूफ बना रहे हो? तालिबान का मन बदल जाएगा, यह हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो लोग वहां रहे हैं, जिन्होंने देखा, वो जानते हैं, इसलिए भाग रहे हैं वहां से। आप सुनिए लड़कियां क्या कर रही हैं। I have never felt it to this extent, helpless, hopeless, disappointed, poor and miserable in my life. All our 20 years achievement maybe
just go away in blinks of few days. I was a child when they were here, when they were there. Now I am an adult. I have seen how these people are. Just Afghan women torn back to 20 years ago. बच्ची बोलते बोलते रो पड़ी कि मैं जानती हूं इनकी सच्चाई क्या है। और यह सिर्फ तालिबान की सच्चाई नहीं है। 2013 में पीयू ने एक रिसर्च किया, अमेरिका में की एजेंसी है पीयू, उसने एक रिसर्च किया। अब जरा इसको बहुत गौर से देखिए। 99% लोग वहां पर अफगानिस्तान में कहते हैं कि उनको शरिया कानून चाहिए। यह उस सोसाइटी की सच्चाई है कि उनको शरिया कानून चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि पीयू जो है वो महिलाओं तक पहुंच पाया होगा सर्वे करने के लिए, और जिन तक पहुंचा होगा उनकी हालत इतनी खराब रहती होगी कि उनकी हिम्मत नहीं हुई होगी कि वो बोलें कि शरिया कानून नहीं चाहते। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी 99% कह रहे हैं कि उनको वही शरिया कानून चाहिए जिसमें नेल पॉलिश लगाने पर अंगूठा काट दो, चोरी करने पर पैर काट दो, हाथ काट दो, ये इनको चाहिए। अच्छा, 96% लोग उसी अफगानिस्तान में कहते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करना उनकी ड्यूटी है। मतलब उनको यह काम दिया गया है कि वो दूसरों को मुसलमान बनाएं, इस्लाम कबूल कराएं, ये उनकी ड्यूटी है। 94% लोग कहते हैं इस रिसर्च में कि पत्नी को पति की हर बात माननी चाहिए, हर बात, कुछ भी कह दे उसको माननी चाहिए। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और जो महिलाओं को सिर्फ घर की शोपीस समझ रहे हैं कि तुम घर में रहो, बाहर नहीं निकलना, वो तो यही कहेंगे कि पुरुष कुछ भी कहे उसका हुक्म का पालन करो, क्योंकि अगर नहीं पालन कीजिएगा तो वो जो अनाप शनाप बोल रहे हैं वो कैसे पूरा होगा। 85% लोग, इसी में 85% लोगों ने कहा कि जो अवैध संबंध बनाए उसे पत्थर से मार देना चाहिए, सरेआम पत्थर मार मार के उसकी जान ले लेनी चाहिए। 79% लोगों ने कहा कि उनके धर्म को न मानने वालों के लिए मौत की सजा होनी चाहिए। जो धर्म नहीं मान रहा है इस्लाम को, उसके लिए मौत की सजा होनी चाहिए। ये 79% लोग मानते हैं। और 39% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि सुसाइड बॉम्बिंग जो होती है, जिसमें अपने कमर में, छाती पे आप बम बांध लो और किसी को और को उड़ा दो, उन्होंने कहा कि सुसाइड बॉम्बिंग बहुत अच्छी चीज है। ये 39-40% के करीब लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है। उस समाज की आप सोच देखिए। वहां तो ये भी कहीं मैं पढ़ रहा था कि ये भी है कि अगर आप दूसरे धर्म के हैं तो पूजा पाठ ऐसी जगह कीजिए कि कोई मुसलमान की नजर आप पे ना पड़े, अगर पड़ गई तो फिर कोड़े मारे जाएंगे। गजब है भाई। लेकिन यही तालिबान जब 2001 में गया वहां से और वहां सरकार आई, तो आपको दिखाता हूं कि क्या बदला, क्यों लोगों ने वहां रहना पसंद किया और क्यों अब वो वहां से भाग रहे हैं तालिबान को देखकर। ये आपने देखा, लेकिन बदला क्या वहां पर तालिबान के जाने के बाद, वो आपको देखना और समझना चाहिए। तालिबान के जाने के बाद 20 साल में, अगर प्राइमरी स्कूल की बात करूं, 20 साल में क्या बदला। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई वहां पे शुरू हुई, क्योंकि वो तो कह रहे थे 10 साल के ऊपर कोई जाएगा नहीं। तो 2001 में 10% बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते थे। 2021 आते आते ये करीब बढ़ के 33% हो गया, मतलब प्लस 23%। ये लड़कियों के लिए बता रहा हूं, लड़के तो फिर भी चले जाते थे, लड़कियां जो हैं उनमें 23% का इजाफा हुआ। अब मिडिल स्कूल देखिए। अच्छा, ये इतना आसान नहीं है कि आप जो है वो एकदम से कह दें कि भाई लड़कियां, आपको हो सकता है लगे 33% भी कम है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है। मिडिल स्कूल में 2001 में 6% लड़कियां जाती थी, इतनी मारापीटी के बावजूद। ये 2021 में बढ़कर 39% हो गया, यानी प्लस 33%। मतलब कितना लोगों की सोच और दिमाग बदल रहा था, लड़कियां बाहर आ रही थी, वो चीज है। महिलाओं की जो एक्सपेक्टेंसी थी लाइफ की, वो बढ़ गई, और वो 2001 में 56 साल थी, मतलब महिलाएं मोटे तौर पर वो 56 साल तक जीती थी। वो 2021 आते आते बढ़कर 66 साल हो गई, मतलब 10 साल ज्यादा जीने लगी महिलाएं वहां पर। अरे जीने का मौका दीजिएगा तब तो जिएंगी। जब किसी को घर में बंद करके सड़ा दीजिएगा तो वो क्या जिएंगी? जीने की इच्छा भी होती होगी।
कि नेल पॉलिश लगाओ तो अंगूठा कट जाएगा, बाहर निकल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। तो जब जीने का मौका मिला तो 10 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। शिशु मृत्यु दर प्रति 1 लाख पर 2001 में करीब 1100 थी, 1100 बच्चे शिशु मृत्यु दर मरते थे। 1 लाख में 1100 बच्चे मर जाते थे। ये 2021 आते आते घटकर 396 हो गई। सोचिए कितने बच्चों की जिंदगी बचने लगी। सिविल सर्विस में महिलाएं, सिविल सर्विस में 2001 में 0। कोई सोचता ही नहीं थे भाई, जिनको निकलना नहीं है, जिनको पढ़ना नहीं है, वो क्या करेंगी। 0 महिलाएं जाती थी सिविल सर्विस में, 0%। और ये 2021 आते आते ये 21% हो गया। सोचिए क्या बदला बीते 20 साल में। जिस तालिबान की बात आज हो रही है, जिससे लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि सबका अपना अपना पॉलिटिकल फायदा है, वो भी आगे बताऊंगा, वो देखिए कितना बदला। संसद में तब संसद थी नहीं, क्या थी वहां, तो उनका अपना राज चल रहा था, तो 0%। और 2021 आते आते संसद में महिलाएं 27% हो गई। ये इतना कुछ बदला है उसी अफगानिस्तान में। लेकिन जो देश होते हैं ना, उनकी जियोपॉलिटिक्स बहुत क्रूर होती है। आपको मैप के जरिए समझाऊंगा। अभी अमेरिका का चैप्टर खोलकर बताऊंगा कि वहां पर क्या स्थिति है और क्यों सबका अपना अपना फायदा है तालिबान को लाने में। लेकिन उससे पहले अभी की 10 बड़ी खबरें देख लेते हैं। तो अभी तक आपने देखा अफगानिस्तान में जो चल रहा है उसका तालिबान चैप्टर, कि क्यों तालिबान जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक है, क्यों तालिबान का नाम सुनते अफगानियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने 2001 तक, यानी 1996 से 2001 तक जो देखा, उसकी डिटेल आपको मैंने बताई। अगर आप ऐसे हालात में रहते तो एक बार सोचिए कि आप पर क्या बीतती, आपके हालात क्या होते जब सब बैन होता और घर से निकलना मुश्किल हो जाता, हाथ पैर काटे जाते, पत्थर मारकर मार दिया जाता। लेकिन अब खोलते हैं अफगानिस्तान की तबाही का यूएस चैप्टर, कि जिम्मेदार कौन है जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी मानी जानी चाहिए। क्या इसके लिए जो बाइडेन जिम्मेदार है, अमेरिकी राष्ट्रपति, जिनके आने के बाद अमेरिका की फौज वहां से वापस आ गई? क्या अमेरिका की राष्ट्रपति को जिम्मेदार माना जाना चाहिए, या अशरफ गनी जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं और भाग गए? और जो खबर है कि वो ऐसे ही नहीं भागे, जिस चॉपर में भागे उसमें 4 गाड़ियां गई हैं और उन 4 गाड़ियों में कैश भरकर ले गए। मतलब अपने देश को छोड़कर निकल गए। और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अपने ऐशो आराम में कोई कमी ना आए, इसलिए पूरा कैश भर के 4 गाड़ियों में लेकर गए। या फिर यूनाइटेड नेशन जिम्मेदार है, संयुक्त राष्ट्र, जो आज जब तालिबान काबुल पर कब्जा कर चुका, अफगानिस्तान लुट चुका, एक आतंकी संगठन का उस पर राज हो गया, आज संयुक्त राष्ट्र आकर कहता है कि हमें उनके लोगों के साथ खड़े होना। अभी तक तुम कहां थे भाई? या फिर जिम्मेदार है पाकिस्तान, चीन और रूस। इन मुल्कों का क्या फायदा है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन इनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आज सबसे पहले आपको बताता हूं यूएस चैप्टर के बारे में, अमेरिका के चैप्टर के बारे में। आपको 3 तस्वीरें दिखाता हूं। पहले अमेरिकी दूतावास में प्लेन से इवैक्यूएशन हो रहा है। ये जो बड़े बड़े आप प्लेन देख रहे हैं, ये तालिबान से के वहां पहुंचने से पहले की तस्वीरें हैं। मैं आपको इसको जरा दिखाता हूं एक कायदे से, कि इन तस्वीरों को आप देखिए। ये जो आप बड़ा सा हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये अमेरिका ने भेजा है। ये अमेरिका का प्लेन है। और किसके लिए भेजा? कि हमारे नागरिक जो हैं इनको निकाल कर ले आओ, बाकी मरते हैं तो मरें। नागरिक छोड़िए भाई, अमेरिकियों के कुत्ते भी वहां से लाए जा रहे हैं और इंसानों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अमेरिकी दूतावास में, अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। अमेरिकी दूतावास में दस्तावेज जलाने का धुआं जो है वो निकल रहा है। ये जो आप धुआं देख रहे हैं, इनको लगा कि अब दूतावास में घुस जाएंगे और वहां बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो नहीं हाथ लगने चाहिए। वो वहां पर कागजात ही जला दिए, झंडा जला दिया, कि पता ही नहीं चला कि यहां अमेरिकी हो सकते हैं, क्योंकि तालिबान से मान लीजिए किसी का दिमाग सनक गया और उसने कुछ कर दिया। और अब आपको दिखाता हूं कि जो राष्ट्रपति थे, ये भाई साहब
आराम से चढ़े और निकल लिए। एक नेता वो होता है जो लास्ट मोमेंट तक अपने लोगों के साथ खड़ा रहे। ये भाई साहब बोले कि मैं इसलिए चला जा रहा हूं क्योंकि वहां पर कहीं मेरे रहते खून खराबा ना हो, इसलिए अपनी 4 गाड़ी में पैसा भरा और निकल लिए। वाह भैया, ऐसा नेता तो आप ही को मुबारक हो, आप ही रखो। आगे की तस्वीर आपको दिखाता हूं कि अमेरिका क्यों भागा। क्योंकि देखिए, अमेरिका वहां 20 साल से था। अब आपको जो समझाता हूं कि कॉस्ट इवैल्यूएशन कीजिए कि अमेरिका का खर्चा कितना हो रहा था। भाई ये लोग पैसे से चलते हैं, डॉलर से। इनका अपना हित सधता है, वहां से कितना रॉ मटेरियल निकाल सकते हो, वहां कंट्रोल रखते हैं तो क्या फायदा, ये सब इनके दिमाग में चलता है। किसी का भला ये लोग नहीं सोचते हैं। ये ऐसे देश है। तो 2010 से 2012 के बीच जब ये पूरा वहां पर तालिबान और अमेरिका की लड़ाई पीक पर थी, तो वहां पर 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक वहां पर थे तालिबान के अंदर। अब मतलब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी सैनिक 1 लाख थे वहां पर। ये 2010 से 2012 की बात आपको बता रहा हूं। और सालाना खर्च इनका बैठ रहा था, क्योंकि ये आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इनके लिए कितना महंगा सौदा था ये। 10,000 करोड़, और रुपया नहीं, डॉलर। ये इनका सालाना खर्च था जो ये खर्च कर रहे थे अफगानिस्तान में अपनी फौज को रखने के लिए। 2018 आते आते ये खर्च घटकर 4400 करोड़ हो गया। 4400 करोड़ डॉलर। और ये डॉलर का साइन बना देता हूं। मतलब कहां 10,000 हर साल और ये घटकर 4400 हो गया। ये घटने के पीछे की कहानी है, क्योंकि डील होनी शुरू हुई कि हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम हमको मत मारना। ये हिसाब बढ़ना शुरू हो गया। और अगर आप 2020 तक देखिएगा, कॉस्ट के लिहाज से आपको बता रहा हूं, 2020 तक अमेरिका का खर्चा कितना हुआ वहां पर, तो 2 लाख करोड़ डॉलर। 2 लाख करोड़ डॉलर जो है वो किसी देश की अर्थव्यवस्था हो सकती है, वो इन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान पर खर्च कर दिया। और अगर 2050 तक वहां पर रुकते ये लोग, अभी तो भाग आए, अगर 2050 तक रहते तो अनुमान था कि 6.5 लाख करोड़ डॉलर जो है वो इनको खर्च करना पड़ जाएगा अफगानिस्तान के ऊपर। तो इनको समझ में आया कि भैया पैसे के हिसाब से तो हमको बहुत नुकसान हो रहा है। मतलब ऐसे झाड़िए तो डॉलर पे डॉलर गिर रहे हैं, इधर से पॉकेट निकालिए तो डॉलर पे डॉलर गिर रहे हैं, और उसके बदले मिल कुछ नहीं रहा है। सबसे लंबी लड़ाई थी ये। आज हर 4 में से 1 अमेरिकी जो है वो 2001 के बाद पैदा हुआ है, ये ध्यान रखिए। अब आपको ह्यूमन कॉस्ट बताता हूं। ये तो डॉलर चला गया। अब जरा इसका ह्यूमन कॉस्ट देखिए कि अमेरिका का क्या दांव पर लगा था और ह्यूमन कॉस्ट कितना था, कितने लोग मारे जा रहे थे। तब आपको समझ में आएगा कि अमेरिका का खेल क्या है। 20 साल में, ये आपको 20 साल का हिसाब बता रहा हूं। सैनिक कितने मरे? सैनिक मरे इनके करीब करीब मान के चलिए कि 2448 सैनिक मरे। और कॉन्ट्रैक्टर, अब आप कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? जो इनके पुराने सैनिक रिटायर हो जाते हैं उनको ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पर ले लेते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो 3896 मरे। दूसरे देशों के सैनिक, ब्रिटेन के हो गए, दूसरे और देशों के हो गए, कनाडा के हो गए, उन देशों के सैनिक कितने मरे वहां पर? 1144 ये मौतें हुई। अच्छा, अफगानिस्तानी नागरिक कितने मरे अफगानिस्तान के? उसको देखिएगा, 47,000 अफगानी नागरिक मारे गए। कहीं बम फट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अफगानिस्तानी सैनिक और पुलिस, अगर उसको आप जोड़ दीजिए, सैनिक प्लस पुलिस को, तो उनकी मौत हुई 66,000। तो इनकी मौत हुई 2448 और अफगानी सैनिक और पुलिस मारे 66,000। अब इसमें आप देखिए कि तालिबानी लड़ाके कितने मारे गए, क्योंकि उनकी भी तो मौत हो रही होगी। तो तालिबानी लड़ाके करीब मारे गए 51,000। मतलब इस तरफ कैजुअलिटी ज्यादा, उधर कम। राहत और बचाव के जो वर्कर्स थे वो 444 मारे गए, और पत्रकार मारे गए वहां पर जो कवर करने के लिए गए थे। 72 पत्रकारों की भी मौत हुई।
तो पैसा उतना ही खर्च हो रहा। ह्यूमन लाइफ का जो कॉस्ट है कि इतने लोगों की मौत हो रही है, वहां लोग पूछने लगे कि क्यों घुसे हो इसमें आप भाई, हमारे अपने मारे जा रहे हैं। और अगर यह खेल आप समझ गए कि अमेरिका वहां से इसलिए निकला कि उसको लगा कि मिल यहां कुछ नहीं रहा है, और अगर तालिबान वहां बैठता है उससे हम डील कर लेते हैं, उसको सेट कर लेते हैं, तो पूरे रीजन में कैसे काम बन जाएगा वो अभी आपको आगे बताऊंगा। तो नुकसान अमेरिका का क्या क्या था वो आपको बताया, लेकिन 20 दिन में अमेरिका के हटते खेल कैसे हो गया तो वो भी आपको समझना चाहिए। अफगान आर्मी जो कि करीब 3.5 लाख की संख्या थी वर्सेस आप तालिबान देखिए कि अमेरिका ने इनको ट्रेन किया। क्या ट्रेन किया भाई, इनकी संख्या 3 लाख अफगान आर्मी की, और इनको 20 साल ट्रेन किया, 20 साल की ट्रेनिंग, और इनकी संख्या 85,000। कहां 3 लाख सैनिक, कहां 85,000। इनके पास मॉडर्न हथियार, मॉडर्न इंटेलिजेंस, एयरफोर्स, इंजीनियरिंग सब यहां मौजूद है, और ये भाई लोग लड़ ही नहीं पाए, कहीं लड़े ही नहीं भाई। सब जगह इन्होंने बोला लो 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 जाओ कर लो, हमको मत मारो, छोड़ दो। इनके पास कोई एयरफोर्स नहीं, मॉडर्न इंटेलिजेंस नहीं, नेटवर्क नहीं, जो इनके पास है कोई हथियार नहीं, कोई इस तरीके की स्थिति नहीं, फिर भी जीत गए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2014 के बाद अमेरिका ने, यूएस ने हाथ खींचना शुरू कर दिया। उसको समझ में आने लग गया कि भैया यहां रहना हमारे लिए बहुत फायदे का नहीं है, तालिबान से कब तक लड़ेंगे। तो उन्होंने यह तय किया कि धीरे धीरे इनसे सेटिंग कर लो, और उसमें क्या हुआ कि 45,000 अफगानी सैनिक मारे गए। 2020 में 3500 सैनिक मारे गए, 2021 के हर महीने सैकड़ों सैनिक मारे जा रहे थे। तो अफगानी सेना का हौसला गिरने लग गया। वो ये नहीं समझ पाए कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। अमेरिका आज नहीं हटता तो 5 साल बाद हटता, 5 ना 6 साल बाद हटता, कभी ना कभी तो हटता, लेकिन वो इसके लिए तैयार ही नहीं थे। वो ये मान के गए थे कि ये हमको पार्टी कराने ले गया तो यही हर वक्त पैसा देता रहेगा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कभी तो काम करे, ये चला जाएगा तो हमारा पैसा भरेगा कौन। और अमेरिका भी उनको खिला पिला के वहां होटल में छोड़कर चला गया, अब तुम बर्तन धो या कुछ करो, तुम अपना समझो। ये ऐसी हालत बन गई, और आज उनके साथ वही हो रहा है। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ, कैसे धीरे धीरे हुआ, और इसमें अमेरिका की जियोपॉलिटिकल सोच क्या थी, उसको कैसे अपना फायदा दिखा, ये बताऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहा हूं, अभी क्लास जारी है। न्यूज की पाठशाला में आज हमने अफगानिस्तान पर स्पेशल क्लास लगा रखी है। तालिबान का चैप्टर खोला, अभी अमेरिका का चैप्टर आपको समझा रहा था ब्रेक पर जाने से पहले। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, एक दिन में हो गया क्या, इतना जल्दी कैसे हो गया? 20 साल से थे, 20 दिन में खेला कैसे हो गया? दरअसल एक दिन में नहीं हुआ। 2014 के बाद अमेरिका कॉम्बैट रोल में सीमित हो गया। मतलब अगर आप उसको देखेंगे अमेरिका के लिहाज से, 2014 के बाद कॉम्बैट रोल अमेरिका ने अपना सीमित कर लिया। मतलब मारा पीटी कम करेंगे, सिर्फ सेलेक्टेड ऑपरेशन करेंगे, सपोर्ट और ट्रेनिंग रोल करेंगे। यानी अमेरिका पहले से 2014 से इस मूड में आ रहा था कि अब धीरे धीरे निकलना है। 2015 से 18 के बीच तालिबान में आधे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हो चुका था तालिबान का। एक दिन में नहीं हुआ, आधे अफगानिस्तान पर इस 3 साल में हो गया। तब वहां अमेरिकी फौज मौजूद थी, आए दिन हमले होते थे, और अमेरिकी और अफगानी फौजियों के बीच रोज कुछ ना कुछ होता था, टारगेट करके हमले किए जाते थे। ये चल रहा था उस दौरान भी, कम हो गया था पहले के मुकाबले। 2018 के बाद तालिबान से अमेरिका की सीधी बातचीत शुरू हो गई। उनको लगा कि अब सेटिंग कर लेने में ही भलाई है। ट्रंप का चुनावी वादा था कि अमेरिकी फौज जो है उसकी वापसी होगी। वहां लोग कह रहे थे कि इतने साल से भेज के छोड़ दिया है, हमारे लोग मर रहे हैं, हमको मिल क्या रहा है, पैसा इतना खर्च हो रहा है, यहां लगाओ, हमको नौकरी दो। तो उसने वादा किया ट्रंप साहब ने कि हम अमेरिकी फौज वापस बुला लेंगे, और 2018 में जालमाए खलीलजाद को वार्ताकार नियुक्त कर दिया। फिर फरवरी 2020 में तालिबान और अमेरिका की दोहा में डील हो गई। उसमें चुनी हुई सरकार को बुलाया ही नहीं। इसलिए तो कह रहा हूं कि पर्दे के पीछे बहुत कहानी है जो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। अमेरिकी सेना की वापसी की तारीख 1 मई 2021 तय हुई। जो बाइडेन के पास 2 विकल्प थे कि वापसी पर कायम रहो या सैनिक भेजते हुए
बाइडेन ने अफगानिस्तान का मिशन खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन यह बात रूस में भी कही जा रही है कि ऐसा कैसे हो गया कि अमेरिका ने अचानक अशरफ गनी सरकार से हाथ खींच लिए, अचानक तालिबान पर हवाई हमले बंद कर दिए। इसका एक ही मतलब है कि अमेरिका और तालिबान के बीच सीक्रेट डील हुई है। और अमेरिका के लिए कहा जाता है, उनका कैरेक्टर आपको समझना चाहिए। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका का दुश्मन बनना खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का दोस्त बनना घातक है। जैसे पुलिस वाले के लिए नहीं बोलते हैं कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, अमेरिका को समझिए वही पुलिस वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो लाइन है कि टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड इज फेटल, हेनरी किसिंगर जो वहां के प्रबुद्ध व्यक्ति थे उन्होंने कहा है। और मैं अब आपको मैप के लिहाज से समझाता हूं, जरा मैप यहां डालिए, आपको समझ में आएगा कि अमेरिका की इस सेटिंग में अमेरिका का फायदा क्या हुआ। पहली बात, पैसा बचा। दूसरी बात, वहां अपनों की जान नहीं जा रही, अफगानी मरे उनको क्या फर्क पड़ता है, या यहां इंस्टेबिलिटी हो जाए इस रीजन में उनको क्या फर्क पड़ता है। तीसरी बात, तालिबान अगर उनके कंट्रोल में है तो वो और क्या क्या कर सकते हैं वो आपको देखना चाहिए। अगर आपको ये तस्वीर दिखाऊं, इस तस्वीर को अगर आप देखिएगा, इसमें थोड़ा जूम कीजिए, यहां पर जूम कर, नहीं जूम आपको कैमरे से करना होगा, जूम कैमरे से कीजिए। ये जो है ये आपका अफगानिस्तान है यहां पर, और ये हिस्सा तजाकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है, यहां तुर्कमेनिस्तान है, ये है ईरान जिससे अमेरिका की बिल्कुल नहीं बनती, इधर है चीन जिससे अमेरिका की बिल्कुल नहीं बनती, इधर है पाकिस्तान जिससे अमेरिका की आजकल नहीं बनती क्योंकि पैसा दे दे के वो थक चुके और वो इनके काम का रहा नहीं, और यहां है भारत, ये आप भारत देख रहे हैं। तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में ये जो पीओके का इलाका है वो मौजूद है और पाकिस्तान का हिस्सा मौजूद है। और अगर आप यहां से देखेंगे कि अगर अमेरिका के हाथ में तालिबान रहता है तो एक तो ये चीन को कंट्रोल करता है, क्योंकि चीन जो यहां पर वन बेल्ट वन रोड बना रहा है उसको कंट्रोल करने में अगर ये अफगानिस्तान उनको मुश्किल पैदा करता है तो चीन के लिए दिक्कत पैदा होती है, चीन पीछे हटता है तो अमेरिका को सूट करता है। अगर ईरान से, क्योंकि ईरान जो है यहां शिया रहते हैं, काबुल में अब अगर राज है तो सुन्नियों का राज है, तो इनसे इनकी हमेशा ठनी रहेगी, तो ये ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। पाकिस्तान जो अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, ये पाकिस्तान में घुसेगा अभी तालिबान, ये याद रखिए, क्योंकि यहां जो पुश्तो रहते हैं यहां पर भी पुश्तों की आबादी है और उनका आपस में कनेक्ट है। अमेरिका सबको, मतलब एक तरीके से आप समझिए कि एक राक्षस को खड़ा करके, अब आप पीछे कर लीजिए, मैं कह रहा हूं अब एक राक्षस को खड़ा करके अमेरिका ने इतने लोगों को साध लेने की कोशिश की है, चीन, पाकिस्तान, ईरान और ये पूरा जो एशिया का इलाका है, और इसमें रूस भी है, इसमें आपको रूस नहीं दिख रहा लेकिन रूस भी इसमें आता है। तो अमेरिका के लिए ये बहुत फायदे का सौदा है, पैसा नहीं लग रहा, मतलब जो देना होगा वो तालिबान को पीछे पीछे देंगे, लेकिन यहां तो उनकी सेटिंग अगर है जिसकी चर्चा हो रही है कि कुछ तो हुआ है भाई। अमेरिका को चाहिए क्या भाई, तालिबान उनके फेवर में रहे, एंटी अमेरिका गठजोड़ कहीं बनने ना दे, अलकायदा फिर सिर ना उठाए, अमेरिका के अपने हित बने रहें, तालिबान से डील का हिस्सा हो सकते हैं वो, और इसीलिए अमेरिका ने हाथ हटा लिया, तालिबान तेजी से सत्ता में आ गया, कहीं बॉम्बार्डिंग नहीं हुई, अफगान सेना ने घुटने टेक दिए। नहीं तो 20 साल की लड़ाई 20 दिन में खत्म हो सकती है क्या, आप सोचिए, 20 साल और 20 दिन। अब तालिबान नई कोल्ड वॉर का हिस्सा बनेगा, और इस कोल्ड वॉर में एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन और रूस और पाकिस्तान, ये सब होंगे। जियोपॉलिटिक्स का गेम है ये, और ये वेट एंड वॉच का अंत नहीं है, ये वेट एंड वॉच की शुरुआत है। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का नया मोड़ है। आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हूं, 4 दशक के जो पहले साल हैं उनकी स्थिति देखिए। 1991 सोवियत संघ टूट गया, उसके बाद आप देखिए 2001 9/11 का हमला हुआ, उसके बाद 2011 अरब में विद्रोह शुरू हुआ, और 2021 यानी तालिबान की वापसी हुई। यानी हर दशक का जो पहला साल होता है उसमें कुछ ना कुछ कांड होता ही है। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ तो कहानी लगती है अमेरिका के लिहाज से।
लेकिन आपको यह भी याद दिला दूं कि पाठशाला में आपको इतने विस्तार से समझाया कि समझ में आए कि वहां हो क्या रहा है। तालिबान घुस गया और वहां से लोग भाग रहे हैं। इसकी पूरी कहानी आपको समझ में आ सके। अभी क्लास खत्म करने का वक्त हो गया, लेकिन अफगानिस्तान पर स्पेशल क्लास कल भी लगेगी और कल चीन और पाकिस्तान का चैप्टर भी खोलूंगा और आपको समझाऊंगा कि उन्होंने इस अफगानिस्तान वाली कहानी में क्या रोल प्ले किया और आगे क्या हो सकता है। तो आज के लिए पाठशाला में इतना ही। होमवर्क ये है कि कल आप भी थोड़ा पढ़कर आइए, मजा आएगा जब आपकी भी तैयारी रहेगी। आज के लिए नमस्कार।